मेरा नाम यासिर हनीफ है और हम आज सेकंड चैप्टर जो है उसे स्टडी करेंगे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो किस्म की हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। स्केलर और वेक्टर जो हैं ये मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मैथ देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एप्पल जो है उसका मैथ जो है हम मेजर करेंगे तो वो हम सिर्फ न्यूमेरिकली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैथ को हम अगर मेजर करना चाहते हैं तो मैं किस तरह से उसे मेजर करूँगा, 3 kg। 3 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg जो है वो यूनिट है। लेकिन अगर मैं इसी का वेट मेजर करना चाहूँ तो मुझे इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ नहीं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए मुझे डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। वेट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए, उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। और इसके अलावा जो थर्ड है, जो कि वेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, जिसके बगैर हम वेक्टर को बयान नहीं कर सकते, वो है हमारे पास डायरेक्शन। अब वही एप्पल जो है जिसका मास 3 किलोग्राम था, लेकिन अगर मैं उसके वेट की बात करूं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, जैसे कि आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक सेकंड एग्जांपल के तौर पे आपको स्लाइड पे एक कार जो है वो मूव करती हुई नजर आ रही है। अगर मैं उसकी डायरेक्शन की बात करूं तो वेलोसिटी v जो है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि सिर्फ स्पीड जो है वो उसकी मिकदार को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हमें डायरेक्शन बताना जरूरी है, जबकि जो स्पीड है वो जस्ट मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि ये जो कार है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, या लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, या वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो जब मैं डायरेक्शन का जिक्र करूंगा तो मैं वेलोसिटी डिफाइन कर रहा हूं। लेकिन जब तक मैं 30 किलोमीटर पर सेकंड का जिक्र करता हूं तो मैं उसकी स्पीड डिफाइन कर रहा हूं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमने इस चैप्टर में वेक्टर्स को तफसील से स्टडी करना है। अब वेक्टर के बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। वेक्टर को हम ग्राफिकली एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी एक तरफ एरो हेड है, यानी कि तीर का निशान है, और ये जो तीर का निशान है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं। जबकि वेक्टर की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो मैग्नीट्यूड को कोरिस्पॉन्ड करती है, यानी कि इस वेक्टर की जो टोटल लेंथ है वो मैग्नीट्यूड हमें देगी, और जो एरो हेड है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा। जहां से ये वेक्टर शुरू होगा उसे हम टेल कहेंगे, और जिस तरफ एरो हेड है उसे हम हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हम वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या मुराद है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए हम रेफरेंस लाइंस यूज करते हैं। प्लेन के लिए हम दो रेफरेंस लाइंस यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जहां पर ये आपस में मिलता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। अब हम एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि प्लेन में रिप्रेजेंट किया गया है। अब प्लेन में आप देख सकते हैं एक वेक्टर ए है हमारे पास, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है। ये आपने याद रखना है कि एंगल थीटा जो है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां पर आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, ए और बी। ए जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, और बी जो है वो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह से अगर आपने 3 डायमेंशनल यानी कि स्पेस में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए आपको 3 रेफरेंस लाइंस चाहिए होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए यूज कर रहे हैं, वाई एक्सिस के प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बी यूज कर रहे हैं, और जी एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी यूज कर रहे हैं। अब आपको ये वेक्टर जो है ये स्पेस में नजर आ रहा है, इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए एक एंगल की बजाय हमें 3 एंगल दरकार होंगे, अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस एंड गामा फ्रॉम जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं ये मुख्तलिफ एक्सिस से लिए जाते हैं, और इसके लिए कोई एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं, बस आपने उस एक्सिस से
उस वेक्टर तक जो एंगल ड्रा करना है रिस्पेक्टिव एक्सिस से, वही जो है वो एंगल जो है उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि 3 डायमेंशन स्पेस में हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 एंगल्स चाहिए होते हैं, अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस एंड गामा फ्रॉम जी एक्सिस। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर मीन इसमें हम एक्सिस यूज कर रहे हैं, प्लेन में हम 2 एक्सिस यूज कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई, और स्पेस में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट 3 हमारे पास जो है एक्सिस है, एक्स वाई और जी, जो कि तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। नेक्स्ट हम जो है वेक्टर के बारे में मजीद जानेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं वेक्टर्स को क्या हम ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐड करना जो है ये आम अलजेब्रिक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हम जो रूल्स और रेगुलेशन इस्तेमाल करते हैं उसे हम हेड टू टेल रूल का नाम देते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और हम इन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी, ए हम a का रेफरेंस वेक्टर ड्रा करेंगे और उसके बाद सेकंड वेक्टर जो b वेक्टर है उसको हम a के हेड से ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि a की टेल से शुरू होगा और b के हेड तक जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर तरतीब चेंज की गई है, यानी कि a प्लस बी के साथ साथ हम b प्लस a को भी ऐड कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि पहले हम अब रेफरेंस वेक्टर के तौर पे b वेक्टर को लेंगे और b वेक्टर के हेड के साथ हम a वेक्टर को ज्वाइन करेंगे और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है किस तरह से हासिल किया जाएगा, पहले वेक्टर यानी कि अब b वेक्टर जो है फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल से स्टार्ट किया जाएगा और इसके हेड तक उसे ज्वाइन कर दिया जाएगा और आप देख सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो इक्वल है b प्लस a के, यानी कि वेक्टर की जो एडिशन है उस वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है, यानी कि इसमें पोजीशन के चेंज करने से एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक सबसे अहम चीज जो यहां पे मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि हमेशा हम सेम नेचर के वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, हम डिफरेंट नेचर्स के जो वेक्टर्स हैं उन्हें ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा ये रूल मुख्तलिफ दूसरी क्वांटिटीज के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी कि हम स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए नल वेक्टर जो कि एक वेक्टर है उसको हम 0 में ऐड नहीं कर सकते जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। नल वेक्टर की डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास जो है डायरेक्शन होना जरूरी है। नल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी है, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए हम ये 2 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, इनको हम ऐड नहीं कर सकते, इनके रूल्स ऑफ एडिशन जो है वो डिफरेंट है। हम एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है कि हमारे पास कोई वेक्टर है, हम कोई v वेक्टर ले लेते हैं और मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूं 2 के साथ। 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, v एक वेक्टर है और जब मैं 2 को v के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक नया वेक्टर आएगा जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो v के 2 टाइम्स हो जाएगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक वेक्टर v है जिसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो गई। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड तो डबल हो रही है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई। 2v की डायरेक्शन जो है वो एक तरफ है और -2v की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें एक और बहुत अहम चीज कि अगर मैं v को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा 0v। अब 0v जो है ये एक वेक्टर है जिसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है। इसी तरह से आप हाफ v भी ले सकते हैं जो कि लाजमी तौर पे v का हाफ होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन v वाली होगी। लेकिन अगर आप -हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन v रिवर्स हो जाएगी, v के ऑपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। और ये किस तरह से आएगा? अगर हम किसी वेक्टर a को उसी वेक्टर की मिकदार पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और ये इस्तेमाल किस लिए होता है? ये ज्यादातर यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हैं हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं i, j और k जो कि स्पेशल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। i रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस की डायरेक्शन को, j रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस की डायरेक्शन को और k जो है k हेड रिप्रेजेंट करता है z एक्सिस की डायरेक्शन को।
इसके अलावा हम नॉर्मल वेक्टर भी यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, लेकिन जो अहम चीज है वो ये है कि यूनिट वेक्टर की मिकदार तो 1 है, लेकिन ये जहां भी आएगा ये डायरेक्शन को कोरिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट से क्या मुराद है? कंपोनेंट हिस्सा, जुज, पार्ट किसी भी वेक्टर का, यानी कि अगर आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे तो हम उसके वेक्टर के पार्ट की बात करेंगे, और वेक्टर है तो लाजमी तौर पर उस कंपोनेंट का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। इसीलिए कंपोनेंट जैसे हम इस तरह से कुछ डिफाइन करते हैं, किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू किसी खास डायरेक्शन में, इन अ गिवन और अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसके अलावा ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, ऐसे कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। प्लेन में किसी भी वेक्टर के लिए हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, जबकि स्पेस में हमारे पास किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी रेजोल्यूशन के लिए हम 3 कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, एक्स, वाई और जी। प्लेन में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक्स वाई पॉसिबल है, एक्स जी पॉसिबल है, आप कोई भी प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। जबकि स्पेस में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए और उसकी रेजोल्यूशन के लिए। इसके अलावा हम जो है देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं, इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर लेते हैं उसके पर्टिकुलर और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में। हम एक प्लेन को में कंसीडर कर लेते हैं, आपको जो है स्लाइड में नजर आ रहा है, हमने एक वेक्टर ले लिया है, एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में हम एक वेक्टर ले रहे हैं, ए वेक्टर। अब आप इसके कंपोनेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे रिस्पेक्टिव एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वो परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस तरफ आ रहा है, क्योंकि वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, वर्टिकल है, ये वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ए वाई है हमारे पास, और जो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल, वो जो परपेंडिकुलर है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारे पास जो है ये उस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को कोरिस्पॉन्ड करेगा, ए एक्स। किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, ये इन जनरल स्केलर हैं। अगर आप इनको डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आपको इनके साथ जो है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स यूज करने होंगे। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स ऐसे यूनिट वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, और हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हें, आई, जे और के। अब यहां पर क्योंकि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास आई है, तो ए एक्स के साथ आई आ जाएगा, तो अब ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई जब आ गया, अब आई डायरेक्शन, आई के अंदर आई की मिकदार 1 है, लेकिन उसमें डायरेक्शन है, इसीलिए अब ए एक्स आई जो है ये एक वेक्टर है जो कि एक्स डायरेक्शन में होगा, इसकी मैग्नीट्यूड ए एक्स होगी। इसी तरह से ए वाई जे जो है ये एक वेक्टर है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और इसकी मिकदार जो है वो ए वाई से रिप्रेजेंट की जाएगी। इसके अलावा इस वेक्टर से रिलेटेड हम कुछ मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, जैसे कि किसी वेक्टर को किस तरह से लिखा जाता है। सिंपली हम किसी भी क्वांटिटी को जब सम अप करते हैं तो हमारे पास होल आ जाता है। तो इसी तरह से अगर आप किसी वेक्टर को ये देखना चाहते हैं कि उसको हम किस तरह से लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो बेटा जो हमारे पास सिंपल एक्स कंपोनेंट और जो वाई कंपोनेंट, अगर आप उसे ऐड कर दोगे, कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा। अगर इस तरह से कोई थर्ड कंपोनेंट भी होगा तो उसे हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है स्पेस में लाजमी तौर पे हमारे पास एक थर्ड कंपोनेंट होगा जो कि जी कंपोनेंट है, अगर आप उसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वेक्टर आ जाएगा। तो सिंपली वेक्टर किस तरह से हासिल किया जाता है, आपने जो इंडिविजुअल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं आपने उन्हें ऐड अप कर देना, हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल कर सकते हैं कंपोनेंट्स निकालने के लिए। ए एक्स किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, थीटा जो है वो एंगल है जो कि हमारा वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ बना रहा है। ए वाई डिफाइन किया जाएगा ए साइन थीटा, और एंगल थीटा वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हुए थीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स के। ये हमारे पास 3-4 एलिमेंट्स हैं जो कि किसी वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा एंड पे मैं एक छोटी सी चीज बताता चलूं कि अगर स्पेस में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए तो जहां पर ए एक्स आई ए वाई जे, तो स्पेस में रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ए जी के को इस्तेमाल करेंगे, के यूनिट वेक्टर होगा जी एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आप मैग्नीट्यूड को डिफाइन करें तो आप किस तरह से कर सकते हैं स्पेस में, यानी कि अगर 3 कंपोनेंट हैं किसी भी वेक्टर के, स्पेस हमारे पास वेक्टर जो है वो स्पेस में है, तो उसके लिए हम ए को डिफाइन करेंगे स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। इसमें थर्ड कंपोनेंट जो है वो जी कंपोनेंट है और वो ए जी के साथ आपको जो है वो नजर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ऐड करने के लिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम सबसे पहले जिन वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं ए और बी को, हम उनको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ए एक्स और ए वाई। ए एक्स कोरिस्पॉन्ड टू एक्स एक्सिस, ए वाई कोरिस्पॉन्ड टू वाई एक्सिस। और इसी तरह से जो बी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं बी एक्स और बी वाई। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ जाने से पहले आप इन वेक्टर्स को एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से ऐड अप करेंगे जैसे आप सिंपल हम हेड टू टेल रूल में करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बी के यानी कि ओरिजिन ए की टेल से स्टार्ट होगा यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा और बी के हेड तक जाएगा। अब हम रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का जिक्र कर लेते हैं दोबारा से कि ए एक्स और ए वाई जो है वो ए के कंपोनेंट्स हैं और बी एक्स और बी वाई जो हैं वो बी के कंपोनेंट्स हैं। आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि कंपोनेंट जो है वो हमेशा टेल से हेड तक होता है। अगर आप गौर करें तो ए एक्स जो है वो ए की टेल से ए के हेड तक एक्स एक्सिस के ऊपर जो लेंथ है वो ए एक्स है और ए वाई जो है वो ए की टेल से ए के हेड तक जो लेंथ है वो ए वाई कंपोनेंट है। इसी तरह से स्पेसिफिकली आपने गौर करना है बी के लिए। बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो बी की टेल से शुरू होगा एक्स एक्सिस पे और बी के हेड तक जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। इसी तरह से जो बी का वाई कंपोनेंट है वो बी की टेल से शुरू होगा और वर्टिकली बी के हेड तक जाएगा। और जब आपने वेक्टर्स के जो है कंपोनेंट्स को रिजॉल्व आपने कर लिए ए और बी के, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इन्हीं वेक्टर्स के कंपोनेंट से ओरिजिनेट होंगे। जैसे कि आर एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ए एक्स और बी एक्स को ऐड करके आएगा हमारे पास और आर वाई जो है वो रिस्पेक्टिवली ए वाई और बी वाई को ऐड करने से हासिल होगा। तो हमारे पास आर एक्स हमारे पास वो आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स। इस तरह से आर वाई आ जाएगा ए वाई और बी वाई। और अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो यहां पर आपको जो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आपके पास मोर देन 2 वेक्टर्स हों तो हम उनको इसी तरह से ऐड करते चले जाएंगे। यानी कि अगर सी वेक्टर है तो उसका सी एक्स जो है वो ऐड हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और उसका जो वाई कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा आर वाई के वाई कंपोनेंट्स के तौर पे ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। नेक्स्ट इसके अलावा आप अब आर वेक्टर की अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हो तो जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आपने आर एक्स और आर वाई कैलकुलेट किए हैं आप उनका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट। और अगर आप एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एंगल किस तरह से डिफाइन होगा, tan इनवर्स सेम रिलेशन y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट्स। तो ऊपर आ जाएंगे हमारे पास ए वाई बी वाई और नीचे हमारे पास और इसी तरह से सो ऑन अगर हमारे पास और वेक्टर्स हैं और नीचे आ जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स और tan इनवर्स ले लेंगे तो ये हमारे पास जो है एंगल थीटा जो है ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर के लिए एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल जो कि आर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो थीटा हमारे पास क्या है, मैं अगेन बता दूं कि ये हमारे पास एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये काउंटर क्लॉकवाइज जो है हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब इसको इस आर वेक्टर को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए, समझने के लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी वेक्टर के ये जो आर वेक्टर है, इस कंपोनेंट्स हैं आर एक्स और आर वाई, इसके जो साइन हैं वो हमें इस वेक्टर को का क्वाड्रेंट डिफाइन करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। आर एक्स और आर वाई अगर पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, अगर ये नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, और अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और अगर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है तो ये लाजमी तौर पे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वेक्टर लाई करेगा। अब इस वेक्टर को की पोजीशन हमें किस क्वाड्रेंट में है ये पता लग जाता है आर एक्स और आर वाई के साइन से, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है पर्टिकुलर एंगल हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा सिंपल सा एक प्रोसीजर यूज करते हैं कि हम थीटा जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते बल्कि उससे पहले हम एंगल फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो एंगल फाई है इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं और वो दो प्रॉपर्टीज सिंपली क्या है
कि एंगल फाई कैलकुलेट करने के लिए हम आर एक्स और आर वाई जो यूज करेंगे उसमें हम साइन यूज नहीं करेंगे, जस्ट हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे। नेक्स्ट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा करीब तरीन एक्स एक्सिस से लिया जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हमारे पास जो है 4 क्वाड्रेंट में हम सेपरेट जो है रिस्पेक्टिवली रिजल्टेंट वेक्टर सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो हमारे पास आर रिजल्टेंट वेक्टर है और एंगल थीटा है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एंगल जो थीटा है सेम एंगल जो है वो फाई भी यही होगा। इसमें हमारे पास आर एक्स भी पॉजिटिव है और आर वाई भी जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल फाई डिफाइन किया जाएगा फ्रॉम नियरेस्ट एक्स एक्सिस। तो अब हमारे पास जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है सेकंड क्वाड्रेंट में वो वेक्टर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसके करीब तरीन है। तो फाई जो है वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और एंगल थीटा वही है। एंगल थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा और वो 0 से शुरू होगा और सेकंड क्वाड्रेंट तक जाएगा। तो यहां पर अगर आप थीटा डिफाइन करें तो ओवरऑल जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का टोटल एंगल जो है वो 180 डिग्री है। तो अगर आप थीटा डिफाइन करते हैं तो थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस फाई। इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वेक्टर है वो उसमें आर एक्स भी नेगेटिव है, आर वाई भी नेगेटिव है। तो अगर आप सबसे पहले हमने फाई डिफाइन करना है, फाई जो है वो नियरेस्ट एक्स एक्सिस से है जो कि अगेन इस थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो फाई जो डिफाइन होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से डिफाइन होगा, लेकिन एंगल थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डिफाइन होना, इसलिए वो कंप्लीट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट तक जाएगा। अब इसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट तक 180 डिग्री और उससे आगे जो फाई है तो हमारे पास थीटा इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस फाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा जो वेक्टर है उसका आर एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, आर वाई जो है वो नेगेटिव होगा। और इस अगेन हम पहले फाई डिफाइन करेंगे और फाई जो है वो करीब तरीन एक्सिस से लिया जाएगा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और ये जो फाई है ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं क्योंकि करीब तरीन यही पॉसिबल है। और एंगल थीटा निकालने के लिए हम अगेन कंप्लीट जो है वो राउंड लेते हुए आएंगे। और थीटा जो है वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? टोटल जो है वो हमारे पास 360 डिग्री है। अगर उसमें से मैं फाई जो है उसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास थीटा रह जाएगा 360 डिग्री माइनस फाई। अब इससे एक अहम चीज मैं लास्ट पे आपको बताना चाहूंगा रिजल्टेंट वेक्टर से रिलेटेड कि अगर हमारे पास चंद फोर्सेस हैं, सिंपलिसिटी के लिए 2 फोर्सेस ले लेते हैं और वो किसी भी एंगल के साथ एक दूसरे पे एक्ट कर रही हैं और आप उनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। आपको 2 फोर्सेस हैं F1 और F2, आपको दोनों की मैग्नीट्यूड गिवन है, उनका एंगल भी गिवन है। और अगर आपसे कहा जाए कि इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो उसके लिए हम एक सिंपल रिलेशन यूज करते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। F1 आपके पास फर्स्ट फोर्स है, सेकंड फोर्स हमारे पास F2 है और इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है वो थीटा डिफाइन कर रहा है। इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ किस्म की नेट फोर्सेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल है वो गिवन हो। स्केलर प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन, हम स्केलर प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं A डॉट बी। सिंपली आप सबसे पहले 2 वेक्टर्स को अगर आप उनका स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप उनको एक कॉमन ओरिजिन पे लेकर आएंगे, यानी कि A और B जो हैं उनकी जो टेल्स हैं वो आपस में जो है ना वो मैच करेंगे। अब A और B के दरमियान एंगल थीटा है, तो अगर आप A और B का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसे कुछ इस तरह से फिजिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने जो है एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेनी है, जैसे कि मैं यहां पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ B, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है? कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग फर्स्ट वेक्टर। यानी कि आपने B की मैग्नीट्यूड ली है तो अब आप क्या करेंगे? A का कंपोनेंट ले लेंगे किस पर? B पे। तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है A का कंपोनेंट B की डायरेक्शन में, यानी कि A का वो हिस्सा जो B की डायरेक्शन में है वो हमारे पास गिवन है A cos थीटा। तो फिर हमारे पास A डॉट बी किस तरह से डिफाइन हो जाएगा? B A cos थीटा, यानी कि A B cos थीटा। तो हम स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं A B cos थीटा। फिजिक्स में हम इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम यूज करते हैं वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
के स्केलर प्रोडक्ट के। तो वर्क डन W किसके इक्वल है हमारे पास F डॉट डी। F डॉट डी को हम अगर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, अगर हम डिफाइन करें कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और एक फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट तक एक्ट करती है, और अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं, एंगल थीटा बन रहा है, फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वो F cos थीटा है, तो वर्क डन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, W इज इक्वल टू F डॉट डी, और अगर आप इसे ओपन करें तो एफ डी कॉस थीटा जो है वो हमारे पास होगा। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल जो है वो हम कोड कर लेते हैं, तो हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ, ई डॉट ए। नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इसके लिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसके अलावा अगर हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो लाजमी तौर पर जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा, ए बी cos 90 जीरो होगा तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हमारे जो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे और के वो क्योंकि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, इस वजह से उनका जो रिस्पेक्टिव डॉट प्रोडक्ट है वो भी जीरो होगा। इसके अलावा अगर हमारे वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें मैक्सिमम आंसर देगा cos 0। पैरेलल की वजह से अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एंगल उनके दरमियान जीरो होगा। ए और बी के दरमियान एंगल अगर जीरो है तो ए बी cos थीटा cos 0 1 है तो हमारे पास ए बी रह जाएगा। लेकिन अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा और 180 डिग्री cos 180 डिग्री -1 होता है, इस वजह से हमारे पास ए डॉट बी जो है वो माइनस ए बी आ जाएगा। इसके अलावा हम सेल्फ प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, यानी कि आप एक वेक्टर को उसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। अब कोई वेक्टर अपने ही साथ कितना एंगल बनाएगा, एक वेक्टर अपने ही साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है, तो cos 0 1 है तो a डॉट a को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a cos 0, a मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट इसी से हम जो है वो डॉट प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करें यूनिट वेक्टर्स का i के साथ, सेल्फ प्रोडक्ट j का j के साथ, k का k के साथ, तो हमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 है, क्योंकि i डॉट आई स्क्वायर यानी i की मिकदार का स्क्वायर और i क्यों है यूनिट वेक्टर है उसकी मिकदार 1 है, तो हमारे पास i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k जो है ये 1 होंगे। लास्ट पे हम स्केलर प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। अगर a और b इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, axi प्लस ayj प्लस azk, और इस तरह से b हमारे पास गिवन है bxi byj और bzk, और आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम मैथमेटिकली उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि i रिस्पेक्टिव जो इंडिविजुअल जो है आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है i और i का वो 1 है और i और j का वो 0 है। तो इसी रूल को इन्हीं ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, ax bx प्लस ay by प्लस az bz ab cos थीटा, और इस रिलेशन से हम cos थीटा यानी कि एंगल डिफाइन कर सकते हैं ax bx प्लस ay by प्लस az bz डिवाइड बाय ab। a सेपरेटली वेक्टर a की मैग्नीट्यूड है और b जो है वो वेक्टर b की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि आप वो तमाम क्वेश्चंस जिसमें ये पूछा जाए कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैलकुलेट करना है तो हम हमेशा स्केलर प्रोडक्ट को यूज करेंगे। इससे नेक्स्ट हमारे पास है जी वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है जी कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर एक वेक्टर आ जाता है। a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, आंसर है हमारे पास एक नया वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे n जो है ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो n जो है ये a और b दोनों पर नॉर्मल होगा। और इसकी डायरेक्शन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, और राइट हैंड रूल किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि अगर आपने जी स्ट्रेच करना है अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अलोंग फर्स्ट वेक्टर यानी कि ए वेक्टर की तरफ और उसे लेकर जाएंगे हम बी वेक्टर की तरफ, तो जो थंब है वो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बताएगा, यानी कि एन की जो डायरेक्शन है वो हम इस तरह से राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं।
कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, वो हम टॉर्क है, टॉर्क किस तरह से डिफाइन किया जाता है, आर मोमेंटम और फोर्स जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम एल जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाता है। इस तरह से जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स को हम डिफाइन करते हैं वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम उसे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्ज की वैल्यू से, तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है। उस चार्ज पर जो चार्ज जो है वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि a क्रॉस b जो है वो इक्वल नहीं होता b क्रॉस a के, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता। a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं है, यानी कि अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं a क्रॉस b पे तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो b क्रॉस a की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम होगी a b साइन थीटा, लेकिन जो डायरेक्शन है a क्रॉस b और b क्रॉस a की वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। इसके अलावा जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आंसर देगा। हमारे पास a b प्रोडक्ट b आ जाएगा और साथ यूनिट वेक्टर आएगा, और इसी को इस्तेमाल करते हुए इसी रूल को अगर आप डिफरेंट जो यूनिट वेक्टर्स हैं उस पर यही अप्लाई करें तो i क्रॉस j जो है, अब इसमें जो लास्ट पे जो मैंने बात कही कि जो a क्रॉस b है उसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है जिसकी डायरेक्शन n रिप्रेजेंट करता है वो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। इसी चीज को जहन में रखते हुए अगर आप i क्रॉस j कैलकुलेट करें तो i क्रॉस j के प्रोडक्ट में जो वेक्टर आएगा वो लाजमी तौर पर एक ऐसा वेक्टर होगा जो i और j दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो वो कौन सा वेक्टर है, वो कौन सा यूनिट वेक्टर है, वो है जी हमारे पास k यूनिट वेक्टर। इसी तरह से j क्रॉस k जो है अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले तो हमारे पास i आ जाएगा, और k क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लें i के साथ तो हमारे पास j आ जाएगा। इसको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए आपको स्क्रीन पे जो है एक एरोस की फॉर्म में एक सर्कल नजर आ रहा है कि i क्रॉस j जो है वो k के इक्वल होगा, j क्रॉस k जो है वो i के इक्वल होगा, k क्रॉस i जो है वो j के इक्वल होगा। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट चलें तो i क्रॉस k वो नेगेटिव j के इक्वल होगा, j क्रॉस i जो है वो नेगेटिव k के इक्वल होगा। यानी कि अगर रिवर्स चलें तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव के साथ आंसर आएंगे। इसके अलावा अगर हमारे वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वैनिश कर जाएगा, तो उसका आंसर जो है वो नल वेक्टर होगा। बेटा क्योंकि हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं जिसका आंसर लाजमी तौर पे वेक्टर आना चाहिए, तो ये आपने जहन में रखना है कि इसका जो a क्रॉस b का जो आंसर है पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में वो नल वेक्टर होगा, जीरो नहीं होगा। और इसी तरह से अगर आप इसी रूल को अगर आप अप्लाई करें यूनिट वेक्टर्स पे तो i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k जो है वो वैनिश कर जाएंगे और उसका आंसर जो है वो नल वेक्टर होगा। एंड पे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम a क्रॉस b को डिफाइन कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। 3/3 का डिटर्मिनेंट है, i j k फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है हमारे पास ax ay और az, और थर्ड रो जो है उसमें हमारे पास रिस्पेक्टिवली bx by और bz। ये जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है इसको ओपन करने के लिए आपको स्क्रीन पे एक सिंपल एक प्रोसीजर नजर आ रहा होगा कि हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है और उसकी जो एंट्रीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं a b c d e f g h i। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसको समझाने के लिए, अगर आप इसको 3/3 के डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। सबसे पहले हम a को ले लेते हैं और a की जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स हैं हम उन्हें रिमूव कर देंगे, तो जो बाकी का जो पोर्शन है उसे हम एज आ 2/2 डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट b की बारी है, b माइनस b आ जाएगा और उसके अलावा जो फिर उसकी एंट्रीज जो है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर आप उसे रिमूव कर दें तो हमारे पास एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। फिर प्लस c आ जाएगा और फिर c के जो रिस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंट्रीज हैं अगर आप उन्हें खत्म कर दें तो हमारे पास जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बनता है वो उसके साथ आ जाएगा प्रोडक्ट में। इस तरह से हम इस ये 3/3 के डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज जो अहम है वो ये कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है
पॉजिटिव, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव आता है, ए प्लस है, बी नेगेटिव है, सेकंड नेगेटिव होगा, फिर सी जो है वो फिर पॉजिटिव, और अगर कोई इस तरह से मजीद ओपन करते चले जाएं 4/4 हो तो उसमें फिर एक नेगेटिव आ जाएगा, तो ये रिस्पेक्टिवली प्लस माइनस में ही ओपन होता है। एंड पे हम क्रॉस प्रोडक्ट को या वेक्टर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए पैरेललोग्राम का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे जी? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। आपने ए क्रॉस बी लेना है, उसकी मिकदार ले लेनी है। हमारे पास ए और बी जो हैं वो किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें और उसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो उस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। इससे आगे जी हमारे पास फाइनली चैप्टर के एंड पे टॉर्क को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। टॉर्क को हम सिंपली डिफाइन करते हैं आर क्रॉस एफ। आर मूवमेंट आर्म और एफ जो है वो फोर्स जो इस मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है। और टॉर्क की जो फिजिकल डेफिनेशन है उसको हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि कोई भी ऐसी फोर्स जो रोटेशन जनरेट करे वो टॉर्क को रिस्पॉन्ड करती है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है जी हमारे पास जो है ना एक फोर्स एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट पे और उसको रोटेट करवा रही है किसी पिवट पॉइंट के ऊपर। आर जो है वो डिस्टेंस है जो कि आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो लाजमी तौर पे मोमेंट आर्म होगा और फोर्स एक्ट कर रही है, और जो टॉर्क है वो भी दिखाया गया है रिस्पेक्टिव कलर में। और आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। आर एफ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है नियरली, और इसके अलावा और जरूरी नहीं है कि आर और एफ के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, लेकिन जो अहम चीज है वो ये है कि जो टॉर्क है वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है वो आर और एफ के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि जिस एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो रही है उस एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो वही टॉर्क की डायरेक्शन है। और टॉर्क में जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो वहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो असल में एक्सिस ऑफ रोटेशन ही की तरफ है। इसके अलावा जो टॉर्क है वो रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है जो कि फोर्स जो है वो लीनियर मोशन में रोल प्ले करती है। असल में टॉर्क है क्या? टॉर्क है जी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का वो असर जिससे रोटेशन जनरेट हो, यानी कि फोर्स मूवमेंट आर्म से मिलकर टॉर्क को जनरेट करती है। और जहां पे भी रोटेशन आएगी वो लाजमी तौर पे टॉर्क की वजह से होगी, और जो लीनियर मोशन है वो फोर्स की वजह से होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? टॉर्क इज द एनालोगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन, यानी कि टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन में वही रोल प्ले करता है जो फोर्स जो है वो लीनियर मोशन में प्ले करती है। नेक्स्ट जी हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सिंपल बैलेंस। अब ये बैलेंस कैसे आता है? इसके लिए दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो कंडीशन उसे हम जो है ना फर्स्ट कंडीशन भी कहते हैं या इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स भी कहते हैं कि जी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितनी भी फोर्सेस लगा रहे हैं अगर उनका सम 0 है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको जो है इस तरह से बताना चाहिए कि जो नेट फोर्स है अगर वो नल वेक्टर आ जाए उसका तो हम कहेंगे हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर जो है नेट फोर्स नल वेक्टर है तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो है वो फोर्स के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वो दोनों 0 होंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है दो टीम्स जो है वो एक जो है रस्सी को दोनों तरफ से खींच रही है, एक F1 फोर्स लगा रही है दूसरी F2 फोर्स लगा रही है। अगर F1 और F2 जो है वो बराबर हो तो जो रस्सी है वो कहीं पे भी नहीं जाएगी, उधर ही स्टेबल रहेगी। हम कहेंगे जी जो है ना फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल के लिए हमें एक ब्रिज नजर आ रहा है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं दो पिलर्स। अब ब्रिज का जो वेट जो है W जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और पिलर्स जो हैं वो इस रिएक्शन के तौर पर अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगा रहे हैं जिसको C1 और C2 से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर C1 और C2 जो है वो वेट के इक्वल हैं तो जो ब्रिज है ये बैलेंस रहेगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके अलावा सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, सेकंड कंडीशन जो है उसमें हम
जो है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क की बात करेंगे कि अगर रोटेशन से भी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि सीसा की तरह का एक जो है ना हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स सेपरेट पोजीशन ऑपोजिट पोजीशंस पे हैं। एक जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है, दूसरा जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस होंगे, इक्वल होंगे, तो जो रोटेशन जो है वो नहीं होगी, यानी कि नेट टॉर्क जो है वो जीरो होगा और कोई रोटेशन नहीं होगी और हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इक्विलिब्रियम की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं जिसमें फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही हो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं जिसमें सेकंड कंडीशन जो है यानी कि टॉर्क वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही हो। ट्रांसलेशन जो है वो फोर्स से जनरेट होती है और रोटेशन जो है वो टॉर्क से जनरेट होती है। इसलिए अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा सिस्टम का, और अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो हमारा सिस्टम जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। इसके अलावा हम इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिकल इक्विलिब्रियम में भी डिवाइड करते हैं। इक्विलिब्रियम की ये भी दो टाइप्स हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि जी अगर जी हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट्स मूव ही नहीं कर रहे, जैसे अभी हम आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा टग ऑफ वार, उसमें दो जो है ना टीम्स एक जो है ना एक स्ट्रिंग एक रस्सी को दोनों तरफ से खींच रही हैं। अगर F1 फोर्स F2 के बराबर है तो ये बैलेंस सिस्टम है, दोनों तरफ मूवमेंट जीरो होगी, तो हम क्या कहेंगे जी हमारा जो सिस्टम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। सेकेंडली डायनामिकल इक्विलिब्रियम के लिए, डायनामिक यानी कि अब जो स्टेट जो है उसमें मोशन तो होगी डायनामिक्स, लेकिन वो जो मोशन है उसकी एक खास प्रॉपर्टी है, वो ये कि नेट फोर्स भी जीरो होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम है, और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। ऐसा कब मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है अगर वेलोसिटी जो है वो इस तरह से रखी जाए कि वो चेंज ना हो, ताकि एक्सेलरेशन जनरेट ना हो सके। यानी कि अगर आप लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रखेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू m ए एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स भी जीरो होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डायनामिकल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों। जिसकी सिंपल एग्जांपल के लिए मैं एक पैराशूट जो है ना एक पैराग्लाइडर की बात कर लेता हूं, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका पैराशूट ओपन है। अब ये जो जब पैराशूट ओपन है इस पर एक ड्रैग फोर्स लग रही है जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, उसका वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर अपवर्ड ड्रैग फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो जाए तो जो पैराग्लाइडर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आएगा, और जब तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ये सिस्टम जो है ये डायनामिकल इक्विलिब्रियम में होगा। इसी तरह से डायनामिकल इक्विलिब्रियम में हम केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन अगर सेम रेट के साथ प्रोसीड कर रहे हों तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है हम कह सकते हैं कि जी इक्विलिब्रियम में है।